एकदम अपनी माँ की तरह जाहिल हो तुम। तीर की तरह मन को चुभते हुए ये शब्द मेरी सौतेली माँ के थे। मेरी जिंदगी ना शुरू होने से पहले उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर गई। पिता गौतम गुलेरिया ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ को मेरा होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और इसका सबूत वो अक्सर वो मेरे गालों पर देते थे। बस फिर यूं ही अपशब्द सुनते, थप्पड़ खाते मैं बड़ी हो गई। सोचा कि सौतेली बहन कामिनी में एक दोस्त ढूंढ लूंगी। कोशिश भी की और वहां भी मुझे मिला तो सिर्फ धोखा। पिता ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया था। मैंने कोशिश की, बहुत बार कोशिश की कि पापा को अपनी आप बीती बताऊं, मगर उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मानो इन सब में जो हो रहा है उनमें उनकी एक मौन सहमति हो। मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरे पिता के लिए मैं किसी बोझ से कम नहीं थी। बस दिन बीतते गए, समय बीतता गया। एक दिन पापा ना काम से घर लौटे और बड़े खुश थे। उन्होंने बताया कि लंदन की कोई बहुत बड़ी कंपनी में उनकी कोई बहुत शानदार डील क्रैक हुई है, जिसके लिए उन्हें लंदन जाना पड़ेगा, 1 महीने वहीं रहना पड़ेगा, नया ऑफिस, नया काम। पापा लंदन चले गए। मुझे मेरी सौतेली माँ के भरोसे छोड़कर पापा लंदन चले गए। मेरी सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रहा था। पापा की एब्सेंस में वो हम सबका ध्यान रखता, घर संभालता, पर मुझे ना कुछ खटकता था उसके बारे में। और फिर वो रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे दरवाजे पर बहुत जोर से खटखटाहट हुई, बहुत जोर से। मैंने जैसे दरवाजा खोला, सामने वो खड़ा था, नशे में धुत, अस्त व्यस्त सा। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैं इसके पहले कि दरवाजा बंद करती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं बहुत जोर से चीखी, मैं चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अपने आप को बचाने के लिए घबराई बौखलाई सी मैं, कब मेरे हाथ में वो वास आया और मैंने उसके सर पर दे मारा और वो लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर गिर गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अपने आप को बचाने के लिए मैं कमरे से बाहर आई। उतने में न जाने कहां से मेरी सौतेली माँ आ गई और जोर से चीखने लगी, कह रही कोई पुलिस को बुलाओ, उसने मेरे भाई को मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ एक रास्ता दिखा और मैं वहां से भाग पड़ी, नंगे पांव, बिना फोन, बिना पैसे, बिना बैग। सिर्फ मैं भागी और भागती रही। भागते मैं शहर से दूर एक ढाबे में आकर रुकी। पैसों के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक चांदी की अंगूठी थी। मैंने सोचा कि ये देकर कुछ खा लूंगी। अंदर कदम रखते ही गुलाब की वो भीनी खुशबू ने मुझे भिगो दिया। चेहरे पर गहरी शांति लिए सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ चाहिए बेटा? उनकी आवाज में ना कुछ अपनापन सा था। ऐसा लगा कि मानो मैं उन पर विश्वास कर सकती हूँ। मैंने डरते हुए धीरे से कहा, बस चाय। तुम ठीक तो हो ना बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा। अपने आंसू छुपाए मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी कोई और अंदर आया। अधेड़ उम्र के वो व्यक्ति शक्ल से सज्जन ही लग रहे थे। बातों से पता चला कि उनका नाम विजय है और इस ढाबे के मालिक वही हैं। और जिन्होंने मुझे चाय दी वो उनकी पत्नी सुलेखा है। दोनों पति पत्नी को शायद मेरी हालत देख के अंदाजा लग गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुलेखा आंटी ने अपने पति को कुछ इशारा किया और धीरे से आकर मेरे पास बैठी और पूछा, बेटा अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो ना तो बताना। जाने कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई, कहकर आंटी रो पड़ी। पुराने जख्म खुरेदना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उनसे उनकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। पर उनके बहते आंसू और विजय अंकल की आंखों ने मुझे सब बता दिया कि मेरी तरह वो भी जिंदगी से जूझ रहे हैं। मैंने धीरे से सुलेखा आंटी को कहा, मुझे काम की तलाश है आंटी। आपके यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम, कोई भी काम, मैं बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई कुछ भी कर लूंगी, बस मुझे रहने की जगह चाहिए। और इस तरह से शहर के सबसे अमीर व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी एक ढाबे में काम करने लगी। सच बताऊं तो ये ढाबा किसी जन्नत से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मैं आजाद थी, अपनी मर्जी की मालिक थी। यहाँ मुझे कदम कदम पर इंसल्ट करने वाले लोग नहीं थे, या हर छोटी बात पर थप्पड़ लगा देने वाले लोग नहीं थे। बस यूं ही समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय अंकल और सुलेखा आंटी मेरी नई जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। पर फिर एक दिन हवा के तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया, लंबा, चौड़ा, पढ़ा लिखा। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी ढाबे की चाय नहीं, 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफी पीता होगा। बैठते ही उसने मुझे इशारे से बुलाया और 1 कप चाय और आलू का पराठा लाने को कहा। अजीब बात। ऑर्डर सर्व करके मैं वापस रसोई में जाने लगी, तभी उसने दोबारा आवाज लगाई, 1 पराठा और अनिका। मैं हैरान से उसे देखती रह गई। इसे आखिर मेरा नाम कैसे मालूम है? कैसे पता चला? क्या इसे मेरी सौतेली माँ ने भेजा है या किसी और ने
शायद उसे भी समझ आ गया था कि मैं क्यों परेशान हूं। तभी वो बोला कि वो आंटी ने अभी तुम्हें आवाज लगाई थी ना, तब अनिका ही बोला था। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। चैन की सांस लेती हुई मैं रसोई की तरफ चल पड़ी। सुलेखा आंटी से पता चला कि उसका नाम रोहित मारवा है और वो सच में बेहद अमीर घर से है। रुपया, पैसा, नौकर, गाड़ी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सब होते हुए भी वो एकदम डाउन टू अर्थ है। आंटी ने बताया रोहित अक्सर यहाँ आलू के पराठे खाने और चाय पीने आता है। शहर से दूर इस जगह की शांति में उसे वो शांति पसंद होगी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी और पता चला कि रोहित को भी किताबें पढ़ने का शौक है। बस फिर क्या, हम अक्सर अपनी फेवरेट कहानियों पर डिस्कशन करते। रोहित ने मुझे कई किताबें भी लाकर दी जो मेरे वक्त काटने का सहारा बन गई। फिर क्या, हम कभी गालिब के शेर सुनते सुनाते तो कभी विक्रम सेठ की नई पोयम साथ में बैठकर पढ़ते। जाने रोहित से ना एक धागा सा जुड़ गया। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी थी। इस तरह एक दिन कुछ बात करते करते रोहित ने अचानक से कहा कि अनिका, मुझे तुम्हें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बताना है, तुम्हारी माँ के बारे में। ऐसा लगा मानो मेरी धड़कन रुक गई एक पल के लिए। मेरी माँ? लेकिन मैं उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले रोहित के पास कोई बहुत जरूरी फोन कॉल आ गया और उसे तुरंत जाना पड़ा। उसी शाम जब मैं साफ सफाई करके बाहर कचरा फेंकने गई तो बहुत तेजी से एक वैन आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकले और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पीछे से किसी ने मेरा मुंह बंद कर लिया ताकि मैं चीख ना पाऊं, और मैं नहीं चीख पाई और वो लोग मुझे जबरदस्ती वैन के अंदर डालने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको! और वो रोहित था। रोहित ने रोका। आंखों में अंगारे लिए वो आगे बढ़ता हुआ है, लेकिन जब तक वो मुझ तक पहुंच पाता वैन चल पड़ी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं बेबसी बस उसे देखती रह गई। अनिका, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ अनिका। ये थे रोहित के आखिरी शब्द। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली मैं किसी गंदे कमरे या किसी कैद खाने में नहीं थी। मैं अपने घर में थी, अपने घर में, और सामने खड़े थे मेरे पापा। ये सब तुम्हारी माँ से शुरू हुआ था अनिका। ना उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर छोड़ी और ना तुमने। तुम अपनी माँ को जैसा समझती हो ना, वो उससे बेहद अलग थी। इतना कहकर पापा वहां से चले गए और मैं अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी। और इस तरह मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। वही सोने का पिंजरा, वही छटपटाहट, वही घुटन फिर से। बस मुझे ये नहीं समझ आता था कि अगर पापा के लिए मैं इतना बड़ा बोझ हूं तो उन्होंने मुझे वापस क्यों ढूंढा? क्या चाहते हैं वो मुझसे? धीरे धीरे ना जाने क्यों मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही बेहद जी घबराता था, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब तो चक्कर भी आने शुरू हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन मुझे एक बात और पता थी कि मेरी तबीयत की इस घर में किसी को फिक्र नहीं। इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए खुद ही अकेले अस्पताल चली गई। उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, सोनोग्राफी लिख दी और सोनोग्राफी की रिपोर्ट लिए जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी तब उन्होंने कहा, अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं।